हेलो प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का फर्स्ट वाला चैप्टर क्लास 12 रिलेशन और फंक्शंस। मास्टर सीरीज के इस सेशन में हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के साथ कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न यानी कि जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस है वो सब टॉपिक इस वीडियो में और इस मास्टर सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं, जो काफी उपयोगी होने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस साल तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के साथ साथ सीयूटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्किप मत कीजिएगा प्लीज। आप पूरा वीडियो देखिएगा और ये चैलेंज है कि आपको ये टॉपिक बड़ा ही आसान लगने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज ए कंटेंट। इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, एज वेल एज टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो कंप्लीट आपका बोर्ड लेवल पर आने वाला है और एनसीईआरटी पैटर्न पर जो अदर स्टेट बोर्ड है जो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो टॉपिक भी इसमें कवर है। साथ साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन भी इसमें कवर होने वाला है। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो 11th क्लास में आपने पढ़कर आए हो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ के साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बेसिक सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं यहां पर वापस से बेसिक से बताने वाला हूं और साथ के साथ जो इसके एग्जाम पर रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों रिलेशंस क्या है, रिलेशन आप बेसिक हम बात करें कि रिलेशन हम ब्रदर सिस्टर का होता है, एक पेरेंट्स का एक सन के साथ डॉटर के साथ होता है, वो एक चीज है। लेकिन मैथमेटिकली हम किस एक्सप्रेशन को रिलेशन बोलेंगे, रिलेशंस का मीनिंग है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि रिलेशंस कहां से आया है। ठीक है, आपने देखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ये व्हाट इज द रिलेशन। लेट ए एंड बी टू सेट्स, these are two set, दो सेट्स होंगे then the relation R from A to B is the subset of A cross B। यानी कि रिलेशन क्या है, इज द सबसेट ऑफ A cross B। अब बात यहां पर हमें क्लियर करनी है। हमने बात की कि रिलेशन R फ्रॉम A to B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि रिलेशन जो होगा, रिलेशन R जो है इसको हम रिलेशन बोल रहे हैं। दिस इज द रिलेशन जिसे हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, और रिलेशन R A to B में सबसेट, ठीक है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। यहां पर A क्रॉस B हमें निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B का मतलब हुआ दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। R इज द रिलेशन फ्रॉम A to B, यदि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो हम लिख सकते हैं कि R क्या हो गया, R इज द सबसेट इक्वल A क्रॉस B भी हो सकता है। यानी कि जो रिलेशन होगा वो ऑलवेज किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B से। अब A क्रॉस B क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए लेट आई एम टेकिंग अ सेट A which contain 1 2 3, ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है, राइट। एंड B सेट क्या है, B सेट है which contain A, B। A और B इसके दो एलिमेंट है। अब बच्चों आपसे पूछा जाए भाई E क्रॉस B क्या बनने वाला है, E क्रॉस B में हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हो उसमें हम प्रोडक्ट करते हैं, 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से यहां समझ लो कि सेट A 1 2 3 है और B में A और B एलिमेंट है। अब जो आपको क्या करना, A का रिलेशन किसके साथ, A के साथ क्रिएट होगा, लेकिन हम उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। A1, ठीक है, यहां से आएगा और A के साथ क्रिएट हो जाएगा। सिमिलर A का 1 का रिलेशन B के साथ भी होगा, ये B के साथ क्रिएट करती है। एज वेल एज 2 का रिलेशन A के साथ भी होगा और 2 का रिलेशन B के साथ होगा। साथ के साथ 3A एंड 3B होगा। ओके, ये रिलेशन बन गया। A क्रॉस B में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में ऑर्डर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स बनेंगे और 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, B के फॉर्म में एलिमेंट्स आ गए। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, ठीक है। अब रिलेशंस का मीनिंग क्या हुआ, यहां पर मैं कुछ रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, उसे हमें यहां पर चेक करना है और वो रिलेशन A to B में डिफाइन है कि नहीं। लेट सपोज R1 लिखा है 1, A 2, A ये लिखा है, ठीक है। एक R2 लिखा है
R2 में मेंशन किया है 2, B, 3, A और 3, C। ओके, R2 ये मेंशन किया और R3 यहां पर लिखा हुआ है 1, A और 1, C, दिस वन। ओके, हमें इतना सा पता करना है जो R1, R2, R3 डिफाइंड हुए हैं, R1, R2, R3 में से कौन सा रिलेशन A to B में डिफाइंड है या फिर कौन सा रिलेशन होगा ऐसे मैथमेटिकली। अब मैंने क्या बोला है भाई, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। चूंकि A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, सबसेट का मतलब होगा ना कि जो R में जो एलिमेंट्स आएंगे ना बच्चों, वो कहां से आने वाले हैं, वो सिर्फ यहां से आएंगे, A और B, यानी कि जो क्वार्टेशन प्रोडक्ट जो बना है उसी के अंदर से वो बिलोंग करेंगे। और कंफर्म है, आप देख लो यहां से R1, R2, R3 में जो बताया गया है 1, 2, ये इतना से डिफाइंड हो। क्या R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B? कैन आई से दैट इज R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B? Yes, I can say this is the subset of A cross B because 1, A और 2, A both ordered pair, both elements belonging to A cross B। आप यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो 1, A, this is the part of A cross B। 2, A भाई इसके अंदर से आ रहा है, बिल्कुल बात समझ में आती है। तो ये रिलेशन होगा एज ए मैथमेटिकली, क्योंकि इज द सबसेट ऑफ, तो आई कैन राइट R1 इज द सबसेट ऑफ A cross B। दिस इज द करेक्ट। And next is R2 के 2, B, 3, A, 3, C। अब 2, B तो यहां बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है भैया जी, है ना। और 3, A जरा चेक करो, ये भी नजर आ रहा है मेरे को, है ना, यहां पर है। बट बच्चों 3, C, ओ भाई 3, C क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, C इज द कहीं है ही नहीं ना, तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R2 नॉट द सबसेट ऑफ, R2 सबसेट है ही नहीं ना A क्रॉस B के, तो बच्चों ये रिलेशन नहीं है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि रिलेशन क्या चीज है, रिलेशन किसे कहते हैं, जो 11th में समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, रिलेशन बेसिक चीज ये है। मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्रेशन करेंगे और चेक करेंगे कि रिलेशन A क्रॉस B से यदि A से B में डिफाइंड है तो वहां से वो मिलेगा या नहीं। ओके, एंड R3 भी यदि चेक किया जाए और R3 इज कंटेनिंग 1, A और 1, C, these are two elements, और 1, C इज द बिलोंग नॉट 1, C क्या A क्रॉस B के अंदर आ रहा? नहीं आ रहा, तो R3 भी एक रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो रिलेशन का बेसिक पता होना चाहिए आपको, जो मैं यहां पर बता चुका हूं। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। बट जो आपके 12th क्लास में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, जो आपके कोर्स में है। ओके, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन को अच्छी तरह से समझना है। अब यहां से रिलेटेड डोमेन, कोडोमेन, रेंज नहीं पूछे जाने वाली, ठीक है, बोर्ड लेवल पर हम उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले। ये चीज आप 11th क्लास में अच्छी खासी तरह से पढ़ चुके हो। नेक्स्ट मूविंग टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस का देखो भाई साहब, इन्होंने इंडिकेट, भाई साहब ने इंडिकेट कर टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कहां से सवाल बनेगा आपके बोर्ड में ये भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप पहले इस सीरीज को अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक टॉपिक को समझिएगा। हम जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसके विद एग्जांपल क्लियर करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। एमपीटी रिलेशंस की बात करें, फर्स्ट इज एमपीटी रिलेशन एंड व्हाट इज द एमपीटी रिलेशंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज भाई, एमपीटी दैट इज मीन्स ऑफ पूरी तरह से खाली हो जाना। ठीक है, अब रिलेशंस की बात हो रही है भाई, कोई सेट, यदि कोई सेट A से A में डिफाइंड है, which is written this one like that, A relation R on set A, बच्चों डेफिनेशन पर ले लो। Set is called the empty relation if no element of A is related to any element of A. Is that clear? भाई इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां क्लियरली बोला गया है यदि कोई रिलेशन A से A में डिफाइंड है, जब बच्चा बाटे भाई यहां पर सेट A दिया हुआ है और रिलेशन सेट A के अंदर डिफाइंड है ना, तो इसको यूं मानकर चलना है आपको। क्या मान के चलना है? A to A, मतलब सेट उसी सेट से उसी सेट में वो डिफाइंड है। तो रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम A to A, यहां B नहीं लिखोगे क्योंकि A के सेट में डिफाइंड, तो उसका जो डोमेन कोडोमेन होगा वो पार्ट वही सेम माना गया है। अब बात ये हो रही है कि
इसका कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड ना हो किसके एलिमेंट के साथ भाई, सेट ए के एलिमेंट है। जब कनेक्शन ही नहीं होगा, कोई जोड़ेगा नहीं, क्या रिलेशन क्रिएट होगा? नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो एलिमेंट्स का कनेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या, कौन सा सेट? एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाता है ना। तो यहां पर रिलेशंस की बात हो रही है, और रिलेशंस क्या हुआ? जो वो एम्प्टी हुआ। एम्प्टी का मतलब कोई कनेक्टेड नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेट ए में डिफाइंड है, और बच्चों भाई ये सेट ये दे दिया, ठीक है, सेट ए दिया हुआ है। अब हमें एग्जांपल यहां पर देखना, इस तरह का सेट, एक रिलेशन डिफाइंड हुआ, और रिलेशन इस तरह से डिफाइंड हुआ, ए कोमा बी सच दैट कि ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल 4, और ए और बी बिलोंग टू ए। कहां से आ रहे हैं? ए। ओके, हमें यहां पर एक रिलेशन डिफाइन हुआ है, और ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन हुआ है कि a माइनस बी, ये देखो यहां से a माइनस बी ये दिया हुआ है, और a माइनस बी दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है, और 4 है तो दैट मींस डिफाइंड है 1 2 3। a और b कहां से लेना? 1 2 3। हमें इतना चेक करना है कि जो रिलेशन r है क्या वो एम्प्टी रिलेशन है या नहीं, इतनी सी जांच करनी है। क्या चेक कर सकते हो? हमें इतना दिखाना है ना। तो बच्चों आप ए और बी यहां से लेकर चलो, 1 2 3, कोई भी ए नंबर ले लो 2। क्या किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस 4 बनेगा या नहीं, वो चेक करना है। यदि 4 आ जाता है तब तो कनेक्शन हो रहा है, कनेक्टेड हो रहा है, जुड़ा हुआ है, और नहीं आता है तो यहां पर हम एम्प्टी की बात कर देते हैं। आई थिंक, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप जब चेक करोगे कि नहीं ये a है और a है, और विच इज डिफाइंड फ्रॉम दिस इज द रियल। और बच्चों इसमें 1 2 3 है, 1 2 3, ये भी तो 1 2 3 है ना, उसमें डिफाइंड है, ये दिमाग लगा। अब 1 2 3 में तो ये कनेक्शन है क्या? इनका कोई डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस तो 0 आता है, 4 तो नहीं आएगा। 1 2 का डिफरेंस -1 बनेगा, और 1 3 -2 बनेगा, विच इज नॉट द करेक्ट अकॉर्डिंग टू रिलेशन। हमें रिलेशंस के अकॉर्डिंग बात करनी है, दोनों का डिफरेंस 4। बेटा 2 2 कम नहीं होगा 3, इनका डिफरेंस नहीं आ रहा ना, 4 नहीं मिल रहा, और 4 नहीं मिल रहा तो रिलेशन R इज द इक्वल 5। आई कैन राइट। समझ में आया नहीं है? आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा, और अच्छी तरह से पता लगा होगा कि यहां से हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, राइट। R इक्वल 5 क्यों लिखा? क्योंकि कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हो रहा, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे जिसके लिए रिलेशन ट्रू हो, ठीक है। तो दिस इज द एम्प्टी रिलेशंस। तो एम्प्टी रिलेशंस मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या चीज है यार, है ना। तो एम्प्टी रिलेशन आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़े तो नेक्स्ट रिलेशन मिलता है यूनिवर्सल रिलेशंस। और व्हाट इज द यूनिवर्सल रिलेशन? यूनिवर्सल का मतलब पूरा ही काम कर लेना भाई, पूरे एलिमेंट्स यदि जुड़े हुए हों, यदि हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सारे एलिमेंट किसी न किसी थ्रू जुड़े हुए हों, एक भी नहीं छूटा उसमें, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन नाम देंगे। किस तरह से? आइए समझो। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रिलेशन R इज द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। each element of A is related to every element of A. How? चेक करते हैं। यहां पर क्या बोला है, यदि कोई बेटा आपको रिलेशन जो डिफाइंड है, क्योंकि ए में बात कर रहे हैं, बी भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग ए की बात लेकर चल रहे हैं। अब ए से में डिफाइंड है, जो सेट जो एलिमेंट्स यहां है वही यहां पर है। ओके, तो यहां बोला कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी न किसी माध्यम के थ्रू वो जुड़े हुए हों दूसरे सेट के साथ, एक भी नहीं छूटना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल बोल देंगे। यूनिवर्सल बोल दिया तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल से आप क्लियर करो, लेट आई एम टेकिंग अ सेट विच इज कंटेंट 1 2 3 4 5, और रिलेशन जो डिफाइंड है ना वो इस सेट के अंदर डिफाइंड है, और सेट के अंदर डिफाइंड है तो R A to A डिफाइंड है, और रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड है कि A, B सच दैट हमने यहां पर लिया मॉडुलस ऑफ A - B ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0।
always greater than equal 0 and A and B belong set. This is the part, this is the relation. और इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। भाई यूनिवर्सल मतलब क्या सभी के सभी एलिमेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। चेक कर लेते हैं भाई, आपको नंबर कहां से लेने हैं, अरे ए और बी नंबर कहां से लेने हैं, आपको कहां से, सेट ए से लेने। सेट ए आपको 1 2 3 5 तक बोलता है, 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट बोलता है। 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट क्या इसको ट्रू कर रहे हैं, क्या ट्रू ही तो करेंगे। किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस ऑलवेज मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 बोला जा रहा है। क्या कोई भी नंबर ले लो यार, 1 और 2 ले लिया, 1 माइनस 2, डेफिनेटली -1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप कोई से भी एलिमेंट इनका पेयरिंग तो सारे के सारे जुड़े होंगे, मतलब यूं समझिए दिस इज द सेट है। और बच्चों इसमें ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दीज आर एलिमेंट्स। क्या अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम बात करें कि किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, कहीं सब जुड़ जाएंगे ना, इन दोनों का ले लीजिए, इसका 1 का 2 के साथ जोड़ दो या 1 का 3 के साथ जोड़ दो, सभी किसी न किसी थ्रू जुड़ जाएंगे और इसको ट्रू कर देंगे, सच कर देंगे। और सच कर देंगे तो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या हुआ। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशंस। और आइडेंटिटी रिलेशंस क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी रिलेशंस? लेट बी a set, then the relations are भाई E, A बोला है, ठीक है। यदि आइडेंटिटी रिलेशंस की बात हम यहां पर करें, आइडेंटिटी मतलब अपनी इमेज, आइडेंटिटी कार्ड होता है, अपनी ही फोटो हम दिखाते हैं, वही चीज यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि बच्चों ए और ए का बात हो रही है, और प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए जितने भी सेट है ना, सभी एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे यहां पर। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को थोड़ा क्लियर दिमाग में समझना है कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। भाई आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए, और यहां पर ए टू बी कर लेते हैं या ए से कर लेते हैं, ठीक है। ए ले लिए, अब सेट ए ले लिया है, अपन सेट डिफाइन करना पड़ेगा 1 2 3 है ना, बस आइडेंटिटी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैंने एक रिलेशन लिखा है बच्चों, रिलेशन भाई 1, 1 2, 2 एंड 3, 3, एक रिलेशन डिफाइन किया। और रिलेशन डिफाइन किया, देखो एलिमेंट्स, और ये R1 मान लेते हैं, इसको R2, एक ये लिखा है, और हमें चेक करना है कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा नहीं है। तो आइडेंटिटी में इतने सी बात की है कि ऑन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, दैट मींस वो उसी एलिमेंट के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, दूसरे एलिमेंट की उसको जरूरत नहीं पड़ रही, दूसरे एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ा रहना है, और ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे R1 की बात की जाए तो R1 इज द आइडेंटिटी, क्योंकि सेट ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, और सभी एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो रहा है 1 1 2 2 3 3। बाकी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई दूसरे एलिमेंट नहीं आना चाहिए। सेम एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट उनका अपने एलिमेंट के साथ तो बनेगा, लेकिन दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों भाई, रिलेशन आइडेंटिटी हो जाएगा। सेकंड R2 की बात करें, क्या ये आइडेंटिटी होगा, बिकॉज अब आप बता दोगे सर ये यहां पर 2 1 और 1 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसको आइडेंटिटी नहीं बोला जाएगा, बिकॉज ये चीज तो समझ में आती है, ये सभी के लिए पेयरिंग तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा 2 बदमाश भी इसके अंदर घुस गए, जो आइडेंटिटी अलाउ नहीं करता, और आइडेंटिटी अलाउ नहीं करता तो दिस इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन, इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलूंगा, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वाला आपको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, उसमें क्या और इसमें क्या अंतर होगा
वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मेजर पार्ट जो पूछा जाने वाला है, आपके जो सवाल पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस और ट्रांजिटिव रिलेशन से रिलेटेड। पहले हम इनको वन बाय वन समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है ना। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शंस की बात की जाएगी। तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x which is x belongs to a, मतलब क्या हुआ भाई, कोई रिलेशन होगा ना, वही तो बोला ना, रिलेशन के अंदर सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ बात कर रहा है, इसमें भी देख लो यार, ठीक है। और यहां पर वही लिखा है, मतलब x का सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ क्या हो, रिलेशन क्रिएट हो, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब सर आप तो गलत बोल रहे हो, आपने पिछले वाले में बताया कि आइडेंटिटी में यही था और इसमें भी यही है, ये कैसे बोल रहे हो आप? इसमें अंतर क्या है? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या मेजर डिफरेंस है, हमें वो समझना जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्लियर करो इस पॉइंट को बच्चों में। मान लीजिए रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है और सेट ए ले लिया है 1, 2 एंड 3। अब यह बात कर रहे हैं, अब मैंने कोई रिलेशन लिखा भाई, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 2 का 1 के साथ, ये लिखा। एक रिलेशन लिखा है, ये R1 हो गया, या R2 ले लीजिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये लिखा है। एक R3 भी यहां पर लेकर चलते हैं भाई, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ और यहां पर 2 का 3 के साथ। हमें इतने से चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा आइडेंटिटी है। ओके, तो बच्चों भाई यहां पर मैंने 3 रिलेशन डिफाइन किए। दिस इज द R1 रिलेशन। R1 में देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? रिफ्लेक्सिव में क्या बोला है? डेफिनेशन सेम लगेगी, बट यहां पर सभी एलिमेंट के साथ साथ अदर ऑर्डर पेयर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये चीज चल रही है बिकॉज जो रिलेशन डिफाइन है ए से ए में डिफाइन है और 3 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। और बच्चों इसके साथ 2, 1 भी आ गया है। तो भाई रिफ्लेक्सिव क्या करता है? अलाउ करता है। रिफ्लेक्सिव में कोई मना नहीं है, तुम तो आ ही जाओ लेकिन दूसरे भी आ जाओ। रिफ्लेक्सिव ने क्या बोला? ये एलिमेंट तो आएंगे सही, लेकिन दूसरे ऑर्डर पे भी ये लेकर चलेगा। बड़ा ही अच्छा काम करता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कोई यहां पर रेस्ट्रिक्शन लिमिट नहीं लगाता। अब बच्चों यहां पर 1, 1 ये तो पेयरिंग तो है ना, जैसे कि x का x के साथ रिलेशन, वो तो है सही, लेकिन दूसरा भी आ जाएगा। तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब R2 की बात करें, R2 में क्या क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है। अब एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? आइडेंटिटी तो है से, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, आप बात करो यार। रिफ्लेक्सिव ने तो इतना ही बोला है ना, ये तो है सही, दूसरे भी आ सकते हैं। मतलब उसने दूसरों को तो नहीं हो तभी भी रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है, दूसरे ऑर्डर पेयर ना हो तभी भी रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है। जितने भी एलिमेंट्स है सभी का रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, सभी की इमेज क्रिएट है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन। यह भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? बच्चों बोलो भाई, रिफ्लेक्सिव तो होगा, आइडेंटिटी तो है और रिफ्लेक्सिव भी से कहा जाएगा। नेक्स्ट R3 की बात करें, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अरे नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? ये तो बात ठीक चल रहा है, यहां भी ठीक चल रहा है, लेकिन 3 का 3 के साथ यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा भाई। 3 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 और ये नहीं है, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं क्योंकि दूसरा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है बच्चों? पॉइंट क्लियर है। तो आपको पूरे डायग्राम के साथ मैंने बता दिया है, पिक्चर के साथ, भाई आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे ये हुआ रिफ्लेक्सिव के बारे में। नेक्स्ट कम टू द सिमेट्रिक रिलेशन। भाई सिमेट्रिक रिलेशंस का मीनिंग क्या है? सिमेट्रिक यहां है। अब सिमेट्रिक क्या चीज होती है? सिमेट्रिक में क्या कहा गया? कोई रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन सेट है, okay, is said to be symmetric, that is it contain x, y belongs to R, implies that y, x belongs to R। x और y कहां से आएंगे? सेट ए से।
इसका मतलब हमें इतनी सी चेक करनी है, यदि कोई रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम इसको ट्रू मानकर चल रहे हैं, ये उसके अंदर होगा रिलेशंस के अंदर। अब हमें इंप्लाइज दैट हमें देखना है y, x बिलोंग्स टू R है कि नहीं, उसका सिमेट्रिक पार्ट यानी कि उल्टा करना है यार, y को यहां बिठाओ x, उसी के अंदर सभी ऑर्डर्स के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं। यदि ऐसा है, पॉसिबल है, तब हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस आंसर लिखोगे ना, तब आपको ये फॉर्मेट भी मेंशन करना है। जब हम पूरे सवाल लिखेंगे तो फॉर्मेट रिफ्लेक्सिव क्या है ये, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशंस के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये हुआ। अब सिमेट्रिक रिलेशन ये हुआ तो फॉर एग्जांपल हम वही ले लेते हैं भाई, यदि कोई रिलेशन यहां से ए के अंदर डिफाइंड है रिलेशन, और सेट ए जो दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, और इतनी सी बात करनी है, हमें रिलेशन लिखना है भाई 1, 1 2, 2। यदि मैं 1, 2 2, 1 डालना पड़ेगा और 2, 3 है तो 3, 2 सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं बेटा। देखो यहां पर 1 1 2 2 से मतलब नहीं होगा, अपन सिमेट्रिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अब देखो 1 2 का मतलब ये समझिए कि ये XY दिया हुआ है, और क्या 1 2 का उल्टा मौजूद है, 1 2 1 2 2 1 यस एग्जिस्ट कर रहा है। 2 3 का उल्टा है क्या, 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका भी उल्टा यहां पर है और इसका भी सिमेट्रिक यहां पर है। तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक का पार्ट होगा। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चले। एक मेजर एग्जांपल अपन कंप्लीट पूरा एक टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे, उसमें किस तरह से आंसर लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट मूविंग ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड वाला, ट्रांजिटिव में कंडीशंस क्या है, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब कंडीशंस का मीनिंग क्या भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन है आर द सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, अब यहां बोला है बच्चों x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z, मतलब x, y, ठीक है, और y, z, ये दो चीजें हैं, और इससे हमें चेक करना है कि ये भाई साहब एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, x और z उसी रिलेशन के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। दैट मीन्स दो रिलेशन, दो ऑर्डर पेयर तो उसके अंदर होंगे भाई, x, y एंड y, z, ये दोनों मौजूद हैं उसके अंदर, और हमें थर्ड क्या देखना है भाई, x का z के साथ देखना है। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट, बस आपको ये फोटो ध्यान रखना बस, अभी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्या है भाई, इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या हुआ, रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस। बहुत इक्विवेलेंस नाम क्लियर है भाई, इक्विवेलेंस का मतलब हुआ यदि कोई रिलेशंस क्या हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। भाई साहब ने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया यदि इक्विवेलेंस आप पूछ रहे हो, इक्विवेलेंस रिलेशन आप पूछ रहे हो, तो मैं तीन चीजें बताकर चलूंगा। तीन चीजें मतलब ये रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये रिलेशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए जिसको हम पढ़ चुके हैं, और ये रिलेशन क्या होना चाहिए भाई, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। भाई तीनों ही चीज होनी चाहिए इसके अंदर। इसमें उस जो भाई कोई रिलेशन यदि ये बन रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको इक्विवेलेंस बोला जाएगा। और यदि दो ट्रू हो चुके हैं और ये नहीं है, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बस तीन चीजें इंपॉर्टेंट, तीन कौन कौन सी, ये क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों आपको फॉर्मेट फिक्स पता है, ऐसे ऐसे चलता है, वैसे ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो यार। ठीक है, और उसको इक्विवेलेंस बोल देते हैं, है ना। इसी पर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, 5 मार्क्स, यानी कि जो फर्स्ट वाला चैप्टर है 5 मार्क्स का है, तो इससे रिलेटेड लास्ट ईयर तो पूछा गया सवाल है। सो स्किप मत करो, इस चीज को समझिए। अब मैं यहां पर क्वेश्चंस आंसर पर आता हूं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, आप उसको किस तरह से सोल्व करोगे, किस तरह से देखना है। ठीक है, मेजर पार्ट यही इशू आता है कि बच्चे सवाल थ्योरी पार्ट तो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सवाल उनके सामने आता है तो उस सवाल को किस तरह से वो अप्रोच करे, किस तरह सोल्व करे, किस तरह से आंसर लिखे। ठीक है,
तो बच्चों ये देखो यहां पर ये इस सवाल को पढ़कर बड़े कंफ्यूज हो गए, है ना। अब आप इसका आंसर दोगे यार, क्या दोगे, आप इसका आंसर करोगे क्योंकि इन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। ये बात समझ में आ रही है। अब बात करें यहां पर है सेट ए 1 2 3 और कंसीडर द रिलेशन। एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई बहुत ही आसान तरीका होगा, 1 2 3 में डिफाइंड है और रिलेशन जो डिफाइंड है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 देना। तो रिलेशन क्या होगा आप बता दीजिए यार। भाई इसका इसके साथ पेयरिंग मौजूद है, अभी डिस्कस किया, इसका इसके साथ है, 3 3 का साथ है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म है, रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। अब बेटा 1 2 है, क्या इसका उल्टा मौजूद है क्या, 1 2 है चूंकि 1 2 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 2 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो गया ना, आगे कहीं नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करें ट्रांजिटिव की, क्या ट्रांजिटिव वाला रूल पता है ना, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव ने बोला कि 1 2 2 3, देखो इस तरह से मिलान करना है ट्रांजिटिव में यार, ये था फॉर्मेट, दिमाग ध्यान रखो, x का z के साथ होगा बेटा, z देखो x हो, y y है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, z एक नया एलिमेंट आ गया, ठीक है, y y हटा दो, x का z के साथ। तो बच्चों यहां पर देखो यार 1 2 और 2 3, मतलब ये 2 2 सेम हो गया, तो 1 और 3 का पेयरिंग है क्या, बिल्कुल जी 1 और 3 है, 1 और 3 है, तो दिस इज द ट्रांजिटिव, ठीक है, और के लिए चेक नहीं करना, इज दैट क्लियर। तो ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन 100% यहां करेक्ट करोगे, क्योंकि यहां पर मोर देन 1 करेक्ट वाला तो नहीं पूछा गया, ठीक है, तो बी यहां पर आंसर करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। आंसर आपको यह भी लग रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मोर देन करेक्ट वाला में नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर आपको देना होगा और एक ही आंसर देना है, तो बी यहां पर करेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है ना, इसके अंदर क्लियर हो चुका है, सिमेट्रिक नहीं आ रहा। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है। आई थिंक जो भी अभी तक पढ़ा है वो इन सवालों से आपको बिल्कुल आसान लगेगा और क्लियर हो जाएगा। प्लीज आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये भैया जी फिर कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इन्होंने पढ़ा सवाल और यहां पर ये कंफ्यूज हो गया, भाई ये क्या हुआ कि मैंने थ्योरी में पढ़ा था लेकिन यहां पर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। अब अप्लाई कैसे करेंगे यार, सवालों की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। भाई यहां बोला है कि लेट सेट बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो एस है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर को खजाने को बता रहा है, और रिलेशन आर जो डिफाइन है ना वो ए कोमा बी, और किस तरह से डिफाइन है, 1 प्लस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या बोला है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके, अब हमें देखना है कि जो रिलेशन डिफाइन है वो एस के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। देखो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्हाट इज द, आपको दोनों एलिमेंट्स की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा बच्चों, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इस रिलेशन में पुट करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि बी की जगह ये रखना। अरे यार 1 प्लस ए स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव तो होगा ना, कोई भी रियल नंबर यहां डालो उसका स्क्वायर उसमें 1 ऐड करो तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। मतलब जो भी ऑर्डर पेयर इस रूप में होंगे सभी के लिए ये ट्रू है, और ट्रू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। कंफर्म है भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की, अब सिमेट्रिक भाई पता है एक्स वाई वाई एक्स, तो यहां पर ए और बी, तो बच्चों यार ए बी ये इसके अंदर है, इंप्लाइज दैट हमें बी को बाय वाला कंसेप्ट देखना है, तो इसका मतलब 1 प्लस ए इंटू बी पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों का सम। हम ए और बी ऐसे नंबर लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 ऐड कर देंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। अब बेटा हमें क्या देखना है, 1 प्लस बी इंटू ए पॉजिटिव है कि नहीं, बी इंटू ए के लिए, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि उन्हीं नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक भी होगा। आप कोई से भी रियल नंबर लेकर चेक कर सकते हो, इज दैट क्लियर, ठीक है, ये ट्रू लेकर चलना है, लेकिन ऐसा नहीं कोई सा भी, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और उन्हीं नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी या नहीं वो जांचना है। ओके, तो यहां पर सिमेट्रिक बना हुआ है। ट्रांजिटिव की बात करें, अब ट्रांजिटिव में क्या दिमाग लगाओ भाई, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव में क्या होगा बच्चों कि 1 प्लस ए इंटू बी पॉजिटिव एंड 1 प्लस बी इंटू सी पॉजिटिव, हमें इंप्लाइज करना है 1 प्लस ए और सी पॉजिटिव होगा या नहीं। ये दो कंडीशन तो ट्रू है,
मतलब रिलेशंस के अंदर है ऑर्डर्ड पेयर जो इन दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं। अब हमें जो ए और सी लिया है उन दोनों नंबर्स के लिए जांचना है और आप चेक कर सकते हो ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अब इस तरह में आप नंबर ले लो, ए की जगह आप 1 ले लो, बी की जगह हाफ ले लिया है और सी की जगह -1 ले लो, क्योंकि ये नंबर लिए जा सकते हैं, रियल नंबर बोल दिया। अब बच्चों इन नंबर्स के लिए जांच कर लो, देखो ये वाला ट्रू हो रहा है, 1 into हाफ, 1 + हाफ 3/2 पॉजिटिव मिल रहा है। बी प्लस सी 1/2 और -1 करेंगे 1 - हाफ मिलेगा, तो हाफ हाफ पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अब इसके लिए चेक करना है ए और सी, भाई ए ये लिया है और सी ये लिया है, तो यहां चेक करूंगा 1 + 1 into -1 और 1 - 1 ये तो 0 हो चुका है और 0 is greater than 0, दैट इज रॉन्ग, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। अरे 0 is greater than 0, इक्वल थोड़ी बोला है उसने, ग्रेटर देन बोला है, तो दिस इज नॉट द ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो भैया जी है ना, ये कंफ्यूज हो रहे थे भाई ट्रांजिटिव कैसे चेक करूं। इनको दो चीजें तो समझ में आ गई थी, कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव में अंतर समझ नहीं आया। तो ट्रांजिटिव में थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये चीजें तभी समझ में आएगी जब आप इससे रिलेटेड सवाल सोल्व करोगे और पूरा फोड़ दोगे पेपर को। सच्ची बता रहा हूं भाई, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक बोर्ड में या अदर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले, आप उनको अच्छे खासी तरह से मिला लो, गारंटी देता हूं आप बोर्ड को फोड़ दोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब भैया जी ये दूसरे हैं, इनको भी बड़ा कंफ्यूज हो रहा है किसी न किसी पार्ट पर। एक सवाल पूछा गया, फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी राइट x रिलेशन y और x - y + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछे गए सवाल है बोर्ड में। इर्रेशनल नंबर्स देन रिलेशन r, तो रिलेशन, इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम दें इस रिलेशन को? ठीक है, इस रिलेशन को हम कौन सा बोलेंगे? अरे समझ के चलो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करें। रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे दोनों नंबर सेम ही तो रखना है बच्चों भाई, और चेक करना है ये दोनों कैंसिल, और √2 बचा है। √2 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा भाई? ये तो इर्रेशनल नंबर मिल गया, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, क्या सिमेट्रिक है? क्या सिमेट्रिक है क्या? चेक कर लेते हैं भाई। सिमेट्रिक में क्या होगा? एक ये कंडीशन तो ट्रू है, विच इज बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर। ओके, अब ये इर्रेशनल नंबर हो गया, तो हमें ऐसे नंबर्स के लिए देखना है, इसी तरह से तो लिखूंगा ना इसमें, क्या ये इर्रेशनल है या नहीं, वो जांच करनी है। आपको चेक करना है यहां पर x की जगह, ओके, यदि मैं 2 और यहां पर अच्छा √2 ले लूं और y की जगह 2 ले लूं, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमें ये कंडीशन तो ट्रू करानी है, दिखानी है इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों यहां पर आपने √2 रख दिया, 2 रख दिया है, तो 2 √2 - 2 दैट इज द इर्रेशनल नंबर। और आपको यहां पर इन्हीं नंबर्स के लिए वापस इसको चेक करो, y का वैल्यू 2 लिया था और इसका √2 लिया था प्लस √2, और दिस इज द आउट, कैंसिल आउट, एंड व्हाट वी हैव दैट इज 2, और 2 इज द रेशनल नंबर। ओके, दिस इज द रेशनल नंबर्स। और यहां तो गलत साबित हो गया, हमें तो इर्रेशनल चाह रहा था। तो इन नंबर्स के लिए, क्योंकि हमें रियल नंबर है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स में लेना है, तो भाई गलत हो गया है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में आप चेक करोगे ना बच्चों, उसमें भी यही आपको रीजन देना है। क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, जैसा कि आपको आगे की रील समझ में आ गई होगी, ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ रियल नंबर में ऐसे नंबर होंगे जिसके लिए लास्ट वाला पार्ट जो आप चेक करोगे उसके लिए रेशनल लेकर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसलिए कंफ्यूज थे ये भैया जी, इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि इनको एग्जांपल पता नहीं था कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव तो आसानी से समझ में आ गया क्योंकि सेम नंबर था, कट गया, √2 एक इर्रेशनल नंबर को इंडिकेट। अब सिमेट्रिक में ये जांचना थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए आपकी हेल्प चाहिए थी यार, है ना। तो इस तरह से आप हेल्प कीजिए दूसरों की भी। आगे बढ़े, फिर देखो ये सवाल पूछा गया, ये बहुत आसान सवाल है। यहां पर रिलेशन आर इन आर का मतलब बेटा ये रियल नंबर हो गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और रिलेशन जो डिफाइन है इस तरह से डिफाइन है, ए ग्रेटर देन इक्वल बी बोला है, ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब कौन सा टाइप को हुआ। अच्छा हम देख लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लें। रिफ्लेक्सिव में क्या बोला, रिफ्लेक्सिव बोला कि यहां पर ए ग्रेटर देन ए की बात करेंगे, सेम नंबर का सेम, और सेम नंबर अपने आप दोनों में से एक चीज
ट्रू हो गई तो ये ट्रू माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा तो भाई ये ट्रू हो गया है, क्योंकि हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। क्या बच्चों ये सिमेट्रिक है या नहीं? ए ग्रेटर देन इक्वल बी, हमें इंप्लाइज देखना है कि बी ग्रेटर देन ए होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपने यदि यहां पर 5 ले लिया और यहां पर 3 ले लिया और 3 ग्रेटर देन 5, विच इज नॉट द पॉसिबल, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ये ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव में क्या होगा? इफ ए ग्रेटर देन इक्वल बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल सी इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन इक्वल सी, यही तो लिखेंगे। तो बच्चों ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, जाहिर सी बात है ए तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल सी होगा, तो दिस विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्या ऐसा लिखा है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। इसी के साथ ये भैया जी भी खुश हो जाएंगे कि सर ने इसका आंसर बताया और इस तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ओके तो बच्चों इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सॉल्व करो, रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। कई बार वहां से बोर्ड में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक के सारे सवाल तो होने चाहिए विद एग्जाम्पल, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर आप दूसरी बुक्स यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है वो भी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, वहां से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके अब बात करें, ये हुआ रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं यहां पर फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शन भी हम समझे कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जो सवाल पूछा जाने वाला है वो भी बात डिस्कस करेंगे। पहली बात है फंक्शन क्या चीज है, व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है कि रिलेशन a from A to set B is said to be function if every element of A has one and only one image in set B। मतलब यहां पर बात क्लियरली बोल दी है, यदि कोई रिलेशन को फंक्शन बनना है, किसी रिलेशन को फंक्शन बनना है, मान लीजिए ये रिलेशन है और बच्चों ये A से B में डिफाइंड है, तो भाई यहां पर इसको क्या बनना है, फंक्शन। बड़ा बड़ा इसको लग रहा है इसको फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन बनाना है मतलब f से, तो ये फंक्शन कब बनेगा, इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, एवरी एलिमेंट, ठीक है, क्या बोला, एवरी एलिमेंट, वो सब कनेक्टेड हो किसके साथ, सेट बी के डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट के साथ। सारे के सारे के एलिमेंट की इमेज क्रिएट होना चाहिए सेट ए, है ना, तब जाकर वो रिलेशन भैया जी क्या बन जाएंगे, फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यदि ऐसा हो तो इसको मैं f से लिख दूंगा, किससे लिखूंगा, f, फंक्शन मतलब f, और a से b में डिफाइंड होगा। इज दैट क्लियर। अब ये चीज समझो कि मैंने यहां पर क्या बोला है बच्चों, कुछ मैं मैपिंग के थ्रू समझा दूं आपको। भाई दिस इज द सेट ए और दिस इज द सेट बी, हमें ये जांचना है, चेक करना है कौन सा रिलेशन फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहां पर मैं मान लीजिए यहां 1 2 3 4 5 लिया, ओके, यहां पर A B C D E लिया। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं इनको किन से, भाई इसको, इसका रिलेशन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसको इससे प्रेम करता है, ये इसके साथ प्रेम करता, भाई ये इसके साथ है, और भाई साहब इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मैपिंग, ये फर्स्ट मैपिंग हो गई। और यहां पर दूसरी मैपिंग की बात करें जिसमें कुछ यूं बनाया गया, भाई 1 2 3 एलिमेंट वही रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 A B C D E, ठीक है। अब यहां पर कौन किसको अत्यधिक प्रेम करता है वही बात कर रहे हैं। ये भाई साहब इसको प्रेम कर रहे हैं B को, ठीक है, 2A को कर रहे हैं, 3 किसी को नहीं कर रहे, 3 की हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है। यहां पर दिस इज द सेकेंड मैपिंग, ये 2 बनाए, पहले इनकी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी बात करें जो A से B में डिफाइंड है, क्या इस रिलेशन को मैं फंक्शन नाम दूं, क्या इसको मैं क्या नाम दूं, भैया यहां बोला सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे सबकी इमेज क्रिएट होना चाहिए, सब जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। तो 1 A से जुड़ा हुआ है, 2 C से, 3 B से, 4 D से, 5 E से जुड़ा हुआ है, दैट मींस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब कनेक्टेड है, यस और नो। अब दिस इज द फंक्शन,
तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक फंक्शन नाम दे दूंगा, ये फंक्शन है। रिलेशन तो था लेकिन अब वो क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। क्या बन गया है, फंक्शन बन गया। सेकंड पर आते हैं, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सब जुड़े हुए हो। भाई 1 तो कनेक्टेड हो गया बी के साथ, 2 की शादी हो गई ए के साथ, अब 3 बेचारा रह गया, 4 भी जुड़ा हुआ था, 5 भी जुड़ा हुआ था। अब ये 3 क्या हुआ, दिक्कत हो गई, 3 का रिलेशन नहीं बना, किसी के साथ उसकी शादी नहीं हुई, 3 की शादी नहीं हुई, तो भैया ये विद्रो कर देगा, ये क्या बोलेगा, इसको फंक्शन नहीं बनाएगा। रिलेशन जरूर हो, रिलेशन तो है ना ये, बट फंक्शन दिस इज नॉट द, इनपुट नहीं आया ना उसमें, तो फंक्शन नहीं होगा। आई होप इन दोनों से आपको क्लियर समझ में आया होगा। एक और चीज डोर मैपिंग के थ्रू मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। भाई ये वाला एक और मैपिंग बनाएं, दिस इज द ए और दिस इज बी, और यहां से यहां तक ये डिफाइंड है। बच्चों इसके अंदर यदि मैं 1 2 3 4 5 ले लूं, ए बी सी डी ई, अब ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, क्या हो जाए? अब ऐसी पॉसिबिलिटी, क्या इसको रिलेशन को क्या फंक्शन बोलेंगे? देखो जब 1 ए से कनेक्टेड है, यस बिल्कुल भाई 2, अच्छा भैया यहाँ क्या हुआ, ये 2 आदमी है ना भाई, एक ही औरत से शादी कर ली है ना भाई, ऐसा क्या है, अलाउ करता है क्या? अभी आगे बताओ। 3 तो जुड़ा हुआ है, 4, मतलब यहां पहले तो ये देखना है कि सब जुड़े हुए हैं क्या भाई, सब जुड़े हुए हैं क्या, सबकी शादियां होगी क्या, बस यस सब कनेक्टेड है। अब दूसरी चीज भाई, यहां बोला है भाई 1 और 2, 1 और 2 एक ऐसे एलिमेंट है जो एक के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है यार, तुम अच्छी तरह से जानते हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, प्रेम में पढ़ा जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ये फंक्शन अलाउ करता है, ऐसा फंक्शन ने बोल दिया भाई छूट है भाई, है ना, पूरा लाइसेंस दिया हुआ है। तो यहां पर हम बात करें, ये चीज बोल दी कि ये फंक्शन होगा, रिलेशन तो होगा ऐसे, लेकिन फंक्शन भी है। इज दैट क्लियर? मतलब मोर देन 1 एलिमेंट की सेम इमेज क्रिएट कर सकता है, सेम इमेज बन सकता है। अब बच्चों यदि मैं दूसरे की बात करूं, इस तरह से हो क्या सर, कई बच्चों के दिमाग में यह सवाल आया, क्या ऐसा हो सकता है सर, कैसा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, भाई ऐसा है क्या, ऐसा और ऐसा, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इसकी शादी कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, यहां पर F4 ले लो, ए बी सी डी ई एफ, एक और कनेक्ट, क्योंकि सबको तो जोड़ना है मुझे, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन इसने क्या बोला, यहां पर 1 एलिमेंट है ना, 1 एलिमेंट क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट, एक ही आदमी 2 के साथ पड़ा हुआ है, ऐसा मुश्किल हो जाएगा भाई, ऐसा अलाउ नहीं होता, ऐसा अलाउ नहीं करता, फंक्शन इसको अच्छा नहीं मानता, तो ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट द फंक्शन। ओके, बिकॉज एक एलिमेंट था डोमेन के अंदर, एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी 2 इमेज क्रिएट हो रही है। तो बच्चों आपको देखो ना, ये सेम एलिमेंट, ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, रिलेशन जरूर होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, तो दिस इज नॉट द फंक्शन। आई थिंक आपको फंक्शन का बेसिक प्रारूप रूप समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा कि फंक्शन बेसिक चीज होती क्या है। अब आपने अलग अलग टाइप्स के फंक्शन जरूर पढ़े होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन जो मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो आगे डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो ये की चीज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अब हम ये इतना तो समझ चुके हैं, यदि कोई फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है, और हमने इतनी बात कह दी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, तो ये बेटा एक डोमेन का काम करेगा। किसका? डोमेन का काम करेगा। कौन से फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा? ये डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। मतलब फंक्शन का आपको डोमेन पूछे तो आपको ये बोल देना है कि सेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट जुड़े हो। और बच्चों यदि मैं बी की बात करूं तो ये ए से बी में डिफाइन है, तो ये कहलाता है इसका कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन, इसको बोलेंगे कोडोमेन। ओके, अब कोडोमेन, डोमेन। अब आपने एक चीज नाम सुनी है भाई, रेंज क्या होती है सर? रेंज क्या होती है? रेंज शो होगी जो एलिमेंट कनेक्टेड हैं वो रेंज के अंदर आएंगे, और वो जो कनेक्टेड होंगे सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे।
और सेट बी के अंदर कनेक्टेड होंगे तो वो जो रेंज आएगी वो कहां से आएगी, कोडोमेन के अंदर से आएगी। मतलब रेंज इज द पार्ट ऑफ, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कैन आई राइट? बिल्कुल बात समझ में आती है। ओके बच्चों, वही है ना, रेंज क्या हो गया, पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज के एलिमेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो यहां नहीं जाना, आपको यहां जाना, इस घर के अंदर जाना, इस घर के अंदर पता कर लो भाई, इसी के अंदर रेंज है और ये तो पूरा कोडोमेन है ना। इज इट क्लियर? तो ये तीन चीजें होती है फंक्शंस रिलेटेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन जो मेजर पार्ट है, वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव ऑल्सो, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है ना, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले यहां समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ओके, वन बाय समझना, उसके बाद सारे आपको क्लियर हो जाएंगे जब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल जब अपन सॉल्व करेंगे ना, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन बच्चों भाई, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ये दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, कई बार इंजेक्टिव पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द इंजेक्टिव। वन फंक्शन में क्या बोला है, इफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यदि फंक्शन डिफाइंड है भाई ए टू बी में डिफाइंड है ना, ए टू बी में डिफाइंड, मतलब ए क्या हो गया डोमेन और बी क्या हो गया कोडोमेन। ठीक है, तो वन फंक्शन में क्या बोला कि सेट ए के जो सिंगल एलिमेंट है वो कनेक्टेड हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ सेट बी के। इट मींस यदि मैं यहां पर एरो डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द ए और दिस इज द बी, और बेटा ये एफ हो गया है और यहां पर डिफाइन है ये 1 2 3 4 5। ओके, ए बी सी डी ई। अब बच्चों इसको इससे साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इस तरह की इमेज इस तरह क्रिएट हो। फोटो एरो डायग्राम से आप समझ सकते हो। वन नाम से जैसा क्लियर है, वन मतलब एक एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो, एक एक के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम वन फंक्शन के नाम से जानते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखो बेटा, वन का वन बी के साथ सिंगल, टू के ए के साथ, तीन सी के साथ, चार डी के साथ, पांच ई के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड द वन फंक्शन। ओके, ये सिचुएशन इसमें बनने वाली है ना, नाम इधर का वन के लिए। ओके, अब इसी के साथ मैं बता रहा हूं यहां पर मेनी वन भी आप यहां समझ लो, मेनी वन फंक्शन, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है भाई, इसको मेनी वन फंक्शन ही बोल रहे हैं। अब मेनी वन फंक्शन क्या है, फंक्शन जो डिफाइंड होगा ये तो आपको दिया होगा डोमेन और कोडोमेन। अब मेनी वन का फोटो देखो भाई, मेनी वन नाम से क्लियर है बच्चों, यहां मेनी वन आ रहा है, मेनी वन मतलब डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट कनेक्टेड हो सिंगल एलिमेंट के साथ सेट बी में, तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। आप देखो, यदि मैं यहां पर एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो आपको ये फोटो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। यहां पर एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, भाई इसका इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको बी के साथ कर दो, इसके साथ। ओके है ना बेटा दोस्त, ये सारे कनेक्टेड है। अब यहां सिचुएशन देखो यार, 1 और 2 की सेम इमेज क्रिएट हो रही है, यू नो दैट। इमेज का मतलब बेटा इनको इमेजेस बोला जाता है और इनको प्री इमेज बोल देंगे। इज दैट क्लियर? अब 1 ए से कनेक्टेड है, 2 ए से कनेक्टेड है, तो ये 1 तो नहीं हुआ ना। 1 में क्या बोला था, सिंगल। ये क्या हुआ, मेनी वन। ठीक है, तो मेनी वन टाइप हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। बाकी इधर एलिमेंट जरूर छूट सकता है, कोडोमेन का छूट सकता है, इधर का नहीं छूटना चाहिए। ओके, तो ये मेनी वन हो चुका है। आई होप दोनों क्लियर हो चुका है। अब मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वन है या मेनी वन है ना। मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे ये वन है या मेनी वन है, समझो। 4 1 के लिए हमें प्रूव करना है। कंडीशंस आपको सोल्व करनी है। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स सपोज
y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन विच इज डिफाइंड, दिस फंक्शन डिफाइंड a to b, है ना। ये क्या हो गया बच्चों भाई, ये डोमेन हो गया है और ये क्या हो गया है, कोडोमेन हो गया है। ओके, अब यहां हमें इसको 1 1 दिखाना है तो आपको कंडीशन लेकर चलना है, लेट f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 मानकर चलना है, ठीक है, ये कंडीशन लेकर चलना है। और इन कंडीशंस को सोल्व करने के बाद यदि हम पूरी तरह से सोल्व करें, इफ आई गेट x1 इक्वल x2 और x1 इक्वल x2 फॉर एवरी एलिमेंट x1 और x2 विच इज बिलोंग्स टू a मतलब डोमेन। यदि सोल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाता है तो कंफर्म है सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है डोमेन के, यहां लिखा हुआ है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशंस और ये एक एसेंशियल कंडीशंस है। यदि ये ऐसा ट्रू होता है तो उसको हम 1 1 बोल देंगे, तो दिस इज द 1 1, उसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। इज के लिए आगे एग्जांपल बताऊंगा किस तरह से करना। और यदि ये ट्रू नहीं होता है, इफ हम कंडीशन लेकर चले f ऑफ x1 और f ऑफ x2 और इसको सोल्व करने के बाद यदि मुझे x1 इज नॉट x2 फॉर एवरी, x1 और x2 कहां से आएंगे, डोमेन के अंदर, और ऐसा होता है तो ये 1 1 नहीं है, ये हो जाता है बच्चों मेनी वन फंक्शन। क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन, यानी कि 1 1 और मेनी वन एक दूसरे के साथ चलेंगे। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेनी वन होगा, क्या होगा, मेनी वन होगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये जरूर ध्यान रखना। इस तरह से अपन सवाल को सोल्व करेंगे यदि बोर्ड लेवल पर सवाल पूछा जाता है। ओके, इज दैट क्लियर, 1 1 और मेनी वन क्लियर हो चुका होगा, किस से जांचना है। नेक्स्ट मैं यहां पर बात कर रहा हूं ऑन टू फंक्शंस की, जो थर्ड वाला है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, क्या है भाई, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है, व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन, ये समझना है। अब बच्चों यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में, ये तो होगा, ये तो दिया जाएगा, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब हुआ सेट बी के, मतलब कोडोमेन की बात करेंगे भाई, सेट बी की, इसकी बात कर रहा हूं। सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी या कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। उससे ही हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। व्हाट आई एम सेइंग यू, इसको एक मैपिंग के थ्रू समझिए बेटा। ये ए है और ये बी है, ये ले लिया है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ये इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मान लीजिए बी में मैंने ए बी सी डी ही एलिमेंट लिया, ठीक है, और 1 2 3 5 तक लिया, ओके। अब देखो हम ऑन टू के लिए बात की जा रही, किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू में बोला है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज। अब बच्चों यदि प्री इमेज आपसे पूछी जाए, प्री इमेज ऑफ ए, तो आप क्या बताओगे, ए किससे, 2 से, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से बी का प्री इमेज पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बी किससे जुड़ा है, 1 से, है ना। तो डेफिनेटली भाई सब जुड़े हुए हैं ना, डी बी डी ई बी सब कनेक्टेड है ना। अब बी वाला देखो, तो सारे के सारे यदि प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब सर कैसे चेक करें कि इसको ऑन टू कहेंगे, ऑन टू में आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऑलरेडी मैं इससे पहले बता चुका हूं। तो दिस इज द कोडोमेन, ये क्या होता है, कोडोमेन, ओके, ये डोमेन है। अब सब जुड़े हुए हैं, ऑन टू वाले केस में सब जुड़े हुए हैं, तो बेटा भाई इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज में क्या होता है, इमेजेस तो होती ना बेटा। भाई ये सब जुड़े हुए हैं तो 1 की इमेज बी हो गई, 2 की ए हो गई, 3 की सी हो गई, और ये रेंज के अंदर आ जाएगा, ओके। तो सब सारे रेंज आ गए, तो दैट मींस रेंज किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के। रेंज किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के। और ऐसा यदि होता है, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो बड़ी आसानी से हम बता देंगे कि वो ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। इसका दूसरा नाम बड़ा ही प्यारा है, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोला है, सर्जेक्टिव फंक्शन, ये जरा ध्यान रखना है, ओके। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन की बात की जा रही है।
ओके तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इफ यू आर प्रूविंग एनी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तो यू क्या रेंज किसके इक्वल कर दोगे, कोडोमेन के। रेंज निकालना मैं आगे बताऊंगा किस तरह से निकालेंगे। कोडोमेन के इक्वल आता है तो आई कैन से दिस इज द ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन उसे कहा जाएगा। इज दैट क्लियर। अब लास्ट वाला फंक्शन इसके अंदर आता है इनटू फंक्शन। अभी इस पर मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में इजीली, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इनटू फंक्शन, दैट इज अ लास्ट फंक्शन और ये है इनटू फंक्शन। ओके अब व्हाट इज द इनटू फंक्शंस। देखो भाई इनटू फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ। इनटू फंक्शन में क्या होगा, यदि बच्चों भाई ए से बी में डिफाइंड हो रहा है, ओके भाई वही चीज समझना है यार, ये कोडोमेन है। अब वही चीज चलेंगे इनटू और ऑनटू एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे। भाई काम क्या होगा, यदि सेट बी ए से बी में डिफाइंड है ना, सेट बी के कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट, व्हाट आई एम सेइंग प्लीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा जिसकी प्रीइमेज नहीं मिले, है ना। जैसे यहां पर बात करें 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए भाई इसको ए के साथ इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके। अब ये इस तरह का एरो डायग्राम आपको दिया हुआ है, मैपिंग दिया हुआ है, तो इसको आप देखकर बता सकते हो कि ये ऑन टू है इनटू। इनटू में क्या बोला कि सेट बी के, इस सेट बी के कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बच्चों ए का प्री इमेज 2 मिला हुआ है, बी का 1 मिला हुआ है, सी 3, डी 4 और यहां पर 5। बट एफ प्री इमेज ऑफ एफ, अरे प्री इमेज का कोई नहीं मिल रहा, जुड़ा हुआ नहीं है, और ये छूट गया ना यार, और छूट गया तो ये ऑन टू नहीं होगा। यहां पर कंडीशंस क्या हो गई बच्चों, यदि इनटू कर दिखाना है तो रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन। यही तो बात करनी है यार, यही तो बात करनी है। इज दैट क्लियर पॉइंट, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। रेंज हम यदि कोडोमेन के इक्वल प्रूव नहीं करे, नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, तो आई कैन से फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इनटू फंक्शन। तो सिर्फ ऑन टू और इनटू में आपको देखना है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होने वाला है, जो इनटू नहीं है वो ऑन टू होने वाला है। इतनी बात समझ में आती। आई होप बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए सवाल में काम आनी है, लगाना है, अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर। अब बच्चों आपको यहां पर हमें दो ही चीजें हैं इसको दिखाने के लिए कि रेंज और कोडोमेन। ऑन टू इनटू के लिए क्या दिखाना है, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। आगे चलें। अब यहां पर एक और चीज है, यदि आपसे कुछ छोटी चीजें पूछी जाए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज लिखा देता हूं भाई, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस आंसर पर आऊंगा। भाई यदि कोई फंक्शन ए से बी के अंदर डिफाइंड है और बच्चों नंबर ऑफ ए के अंदर एम एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी के अंदर एन एलिमेंट है ना, इसके अंदर कुछ काउंटिंग होगी, नंबर एलिमेंट्स होंगे, उनकी काउंटिंग मैंने यहां लिखी है। और आपसे यहां पर पूछा गया है पहला पॉइंट, भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस which is defined from A to B, और total number of relations आपसे पूछा जाए तो you can write that is 2 to the power m into n, 2 की पावर m into n कर दोगे। m और n क्या है, इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास आ जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ functions, what total number of functions which is defined from A to B. A is the domain or B is the codomain, and it both contain the number of elements m and number of B, that is n. और इस केस में हम total number of functions की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा n की पावर m. What is the n? n B में जो एलिमेंट्स है ना बच्चों कोडोमेन के अंदर,
वो यहां पर उसकी पावर में m लगा दोगे, ठीक है। अब बात करें यहां पर टोटल नंबर ऑफ, इफ 1 1 फंक्शन की बात की जा रही, 1 1 फंक्शन में दो कैटेगरी है यार, दो कैटेगरी है, ठीक है, ध्यान रखना है। दो कैटेगरी कौन कौन सी, इफ m ग्रेटर देन n, और यहां पर पूछा गया n क्या भाई, n ग्रेटर देन इक्वल m। देखो ध्यान रखना, 1 1 फंक्शन पूछा जाए, 1 1 फंक्शन बताइए, m ग्रेटर देन 1 और n ग्रेटर देन इक्वल m पूछा है, और m ग्रेटर देन ये हो तब 0 होगा, और यहां पर n ग्रेटर देन तो np m कर दोगे। ये क्या है, परम्यूटेशंस। p का मतलब यहां क्या है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशंस पता है ना, p इज द परम्यूटेशंस को इंडिकेट कर रहा है। अरे भाई परम्यूटेशंस है ना, ये ध्यान रखो भाई, परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस आपको पता है, एनपीआर वाला फॉर्मूला पता है बेटा, फैक्टोरियल एन और यहाँ एन माइनस आर फैक्टोरियल करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना, एन यदि ग्रेटर देन इक्वल बराबर भी है ना तब इससे निकालेंगे, और इस केस में कोई 1 1 फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बना ही नहीं सकते ना, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है भाई, ये क्लियर है पॉइंट, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, कम टू द क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो भी पढ़ा है उसको किस तरह से अप्लाई करना है चुटकियों में आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, ये जनाब को इनको बड़ा दुख हुआ कि ये सवाल तो बड़ा कठिन है, किस तरह से हम दिखाएं कि ये ऑन टू और 1 1 पूछा गया। यहां पर क्या है बच्चों, देखो कोई फंक्शन डिफाइन है f of x cos x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर सो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। भाई नीदर 1 1 नॉर ऑन टू पूछा है, मतलब ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो हम बात करें इसकी, फंक्शन गिवन है f of x क्या है, cos x। अब cos x दिया हुआ है यार, आपको फॉर 1 1 दिखाना है। पहले 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी, लेट f of x1, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, f of x2 ये लेकर चलते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, cos x1 और cos x2 लिख देंगे। अब जरा दिमाग लगाओ, cos x1 बराबर cos x2 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सभी एलिमेंट्स के लिए हमेशा, अच्छा क्या दिया हुआ है, रियल है ना। यहां बेटा क्या दिया है, रियल नंबर। रियल नंबर के बाद सारे एंगल, cos के आगे क्या एंगल आएगा, एंगल। अब आपको पता है ना cos x तो अपने आप में बहुत सारे ऐसे एंगल है जिस पर सेम वैल्यू वो रिपीट करता है, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ गया, यदि मैं π/2 की बात करूं, 3π/2 की बात करूं, 5π/2 की बात करूं, तो हमेशा जो आउटपुट आएगा वो y का वैल्यू जो आएगा वो 0 मिलने वाला है। मतलब डोमेन के अंदर ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, थोड़ा सोचिए, और वो सब कनेक्टेड है सिंगल एलिमेंट के साथ। तो ये 1 1 हुआ या मेनी 1 हुआ, मेनी 1, क्योंकि इक्वल नहीं होगा। यहां पर कंडीशंस क्या है, x1 और x2, बिकॉज x1 और x2 तो अलग अलग है और दोनों अलग अलग हैं, तो ये मेनी 1 हो चुका है। इज दैट क्लियर, पॉइंट क्लियर है ना बच्चों। इस तरह से फोटो बनाकर देख सकते हो, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है जो दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे एंगल है जिस पर सेम आउटपुट दे रहा 0, तो दिस इज द मेनी 1 जो मैंने बताया। तो ये मेनी 1 हो गया, दिस इज नॉट द 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आप बता दोगे इसके फॉर ऑन टू के लिए, भाई ऑन टू बहुत ही सिंपल है यार। ऑन टू में क्या कंडीशन थी कि रेंज इक्वल कोडोमेन। अब आप सोचिए, ये cos x फंक्शन दिया हुआ है, चूंकि cos x का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1, ओके। और जो डोमेन दिया, कोडोमेन है बेटा R में, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये कोडोमेन गिवन है, both are not equal और both are not equal, तो this is not the on to function, okay, this is not the on to function। conditions already आपको क्लियर हो चुकी है, okay, ये अब इनको समझ में आ गया है ना। ये कुछ फंक्शन है, बहुत ही सिंपल टाइप के फंक्शन है, इनको हमें बस ये चेक करना है जो भी अभी पढ़ा है हमने कि 1 1 मेनी 1 ऑन टू और इनटू हम कैसे चेक करते हैं। एक मैं बता देता हूं इसमें से, जैसे बच्चों अब यहां बात करें इसका, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या 1 1 है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बात कर रहा है। बाइजेक्टिव का मतलब, बाइजेक्शन का मतलब दोनों होता है, विच कंटेन बोथ, यानी कि 1 1 भी हो एंड
ऑन टू भी हो बच्चों, है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब बाइजेक्टिव पूछ लिया जाए तो हमने सीख ही लिया है 1 1 और ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है। तो वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और साथ के साथ ऑन टू भी हो, उस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब x2 को हम x स्क्वायर को दिखाना है तो 1 1 में हमने दिखाना x1 स्क्वायर इक्वल x1 x2 स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो बेटा ये देखो इस तरह से चलेगा, प्लस माइनस आपको लगाना है। ये क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इवन पावर आ जाए हमेशा, उसको हटाएं तो एक तरफ प्लस माइनस आपको लगाना है। 4 x1 और x2 कहां से आ रहे हैं, विच इज कहां डिफाइंड है भाई, ये देखो यहां से z से आ जाएंगे, और z किसको बताता है, सेट ऑफ इंटीजर। अब आप सोचिए क्या यहां पर ये दो वैल्यू, क्योंकि z के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है, करती नहीं करती है भाई आप बता दीजिए, दोनों वैल्यू होगी, है ना। तो ये दोनों वैल्यू कंटेन करेगा डेफिनेटली। 1 या -1 का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू तो सेम +1 हो जाएगी। मतलब डोमेन के अंदर 1 और माइनस एग्जिस्ट कर रहा था और वो जुड़ गए किसके साथ, +1 के साथ। तो ये तो मेनी 1 हो गया, 1 1 तो नहीं बना। इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा प्रत्येक डोमेन। यदि ऑन टू के लिए बात करें, इसमें ऑन टू क्या है, व्हाट इज द ऑन टू, बाय एक्स स्क्वायर फंक्शन गिवन है, और व्हाट इज द कोडोमेन, दैट इज द इंटीजर। अब यदि यहां पर लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है, हमें रेंज पता करनी है, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर है और यहां पर x इक्वल √y लिखा जा सकता है कि नहीं। x को y के फॉर्म में क्रिएट कर लो और x इक्वल √y आया है और y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये ध्यान रखना है। y कहां से आएगा बच्चों, कोडोमेन से। व्हाट इज द कोडोमेन, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, ये जरूर ध्यान रखना है। डोमेन कोडोमेन क्या गिवन। अब कोडोमेन में तो सारी वैल्यू है विच इज द इंटीजर वैल्यू। और बेटा यदि मैंने यहां पर √-2 रख दिया है और x इक्वल ही इंटीजर बोला है ना, इंटीजर ये यस -2 रखा जा सकता है, तो -2 √-2 विच इज नॉट द इक्वल x, और x इज द कोडोमेन, पार्ट ऑफ द कोड, सॉरी डोमेन। तो डोमेन में यहां पर इंटीजर है, क्या √-2 मिलेगा, अरे √-2 तो दिस इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक है। बिकॉज आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, -2 है और इसकी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं, प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब ये एलिमेंट छूट जाएगा। डेफिनेटली नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए हमेशा ये प्रीमेज नहीं देगा, और ये रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन। तो यहां पर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी, रेंज ये बराबर नहीं होगा, तो दिस इज नॉट द ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू नहीं है तो ये किस कैटेगरी में गया, इनटू में गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप बाकी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, बड़ा आसान सवाल है, इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था और ये 5 नंबर में पूछ लिया, बड़ा आसान सवाल। इसमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये दिया हुआ है इस रूप में कि यहां पर ये फंक्शन जो डिफाइंड है f -4 से 4 to 0 to 4 दिया हुआ है, और f of x जो गिवन है f of x √16 - x स्क्वायर, सो दैट f इज फंक्शन ऑन टू फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। पहले ये देखना है ऑन टू दिखाना, नॉट 1 1। तो 1 1 के लिए हम चेक कर ले, 4 1 1 1 1 के लिए आपको फंक्शन चेक करना, f of x1 ये कंडीशन लेकर चलना है, जो 5 नंबर आप किस तरह से आंसर लिखोगे, और u ने 16 - x1 स्क्वायर √16 - x2 स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, हमें सोल्व करना है इसको 16 से 16 कट जाएगा, और x1 तो x1 इक्वल + -x2 मुझे मिलेगा। इज दैट क्लियर। और बेटा यहां पर x1 और x2 कहां से आने वाला है भाई, इसका जो डोमेन है ना -4 से 4 दिया हुआ, बिलोंग्स टू, और -4 से 4 है तो ये दोनों वैल्यू कंटेन कर रहा है, माइनस वाली भी हो प्लस वाली भी है। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर आपको दिखाना है कि ये 1 1 नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, आप एक एग्जांपल, एक वैल्यू ले सकते हो, x इक्वल आप यहां पर 1 ले लो और -1 भी लिया जा सकता है, दोनों कंटेन कर रहा है। इसके अंदर देखो -1 भी है और 1 भी है। तो बच्चों इस पे आउटपुट देखेंगे ना फंक्शन का, f of -1 रखा तो √16 - 1 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा।
इसी तरह एफ ऑफ 1 के लिए भी चेक करोगे, √16 - 1 हो जाएगा, √15 मिलेगा। तो भाई -1 और 1 पर सेम आउटपुट दे रहा है, तो दिस इज द मेनी वन फंक्शन, बिकॉज ये दो अलग अलग वैल्यू है और उस पर सेम आउटपुट दे, सेम इमेज दे, तो वो मेनी वन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये यू नीड टू गिव एन एग्जांपल यार, इससे दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे इसके। इज इट क्लियर? सेकंड, ऑन2 के लिए आपको दिखाना है। अब ऑन2 किस तरह दिखाना है, तो ऑन2 में तो आपको रेंज कोडोमेन की बात करेंगे, क्योंकि आप y इक्वल यहां फंक्शन जो दिया हुआ √16 - x², इसको आप ग्राफिकली अप्रोच नहीं करोगे। यदि बोर्ड में आप अपीयर हो रहे हो, आपको मैथमेटिकली अप्रोच शो करना है, दिखाना है। इस डेट के लिए ध्यान रखना, मार्क्स करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कर रहे होंगे और वो ग्राफिकली अप्रोच से 1 और ऑन2 प्रूव करके दिखा देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग मेथड और एनसीईआरटी इसको खराब मानता है, ये ध्यान रखना है। तो भाई इसको हम y² इक्वल 16 - x² लिखेंगे और x² इक्वल 16 - y² और x √16 - y² लेकर चलेंगे। इज इट क्लियर? अब हमें दिखाना जो y है ना, y कहां से बिलोंग कर रहा है? y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से। भाई देखो ध्यान दो, कोडोमेन से। कोडोमेन यहां पर क्या है? 0 से 4 है। अब 0 से 4 है तो आप यहां पर हरी वैल्यू रख के देख लो, बहुत सिंपल है। क्या सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है? बाकी वैल्यू छूट रही नहीं छूट रही? तो डेफिनेटली यार यहां पर सभी वैल्यूज हो जाएगी, क्योंकि 0 से 4 चल रहा है ना, वही चीज आ जाएगी। इसका आप रेंज निकालो, 16 - y² रखोगे तो डेफिनेटली सब चीज चलेगी। तो ये एक तरह से ऑन2 हो गया। तो रेंज किसके इक्वल आ गया? कोडोमेन के। आएगा नहीं आएगा भैया जी? यहां चेक कीजिए आप, y कहां से रखना है, भूल बच जाना, कोडोमेन से, यहां से। ठीक है बच्चों, सभी के लिए कवर कर रहा है, सारी वैल्यू, सभी वैल्यूज के लिए प्री इमेज मिलेगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन लिखोगे। इफ यू आर अपियरिंग इन एनी बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आप अपियर हो रहे हो, तो डेफिनेटली इसको आप पूरा कीजिए सवाल को, ठीक है? तो कंप्लीट ये चैप्टर हो चुका है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक था। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी टॉपिक आपको इसमें से जो आपके कमजोर रह गए होंगे, मुझे लगता है पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों की मदद करोगे तो डेफिनेटली अपने आप की मदद होगी, ठीक है? तो आई होप इसी तरह की और भी सीरीज में वीडियो आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को। ओके, थैंक यू।